हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही प्यारा यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए आपको मैथ यानी गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत दिनों के बाद हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ के लिए बनाए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इसे देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। तो इस तरह से हम कुछ सेट किए हैं क्वेश्चन को, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की गारंटी हो। ऐसा नहीं हो कि आप 5-10 मिनट का वीडियो देखें, आपको लगे कि हाँ चलिए हम इस वीडियो को देखें और इसमें से प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछा गया, यानी मेरा समय बर्बाद हो गया। उस तरह का नहीं होना है चाहिए। इसलिए हम आज लेकर आए हैं आप लोग की ये मैथ ऑब्जेक्टिव का 100 वैसे प्रश्न जिसमें से 50 प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो एक एक प्रश्न को लगातार देखना है और समझना है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम में पैटर्न किस प्रकार के होते हैं, तो आपका पैटर्न क्या होता है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 2022 का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा मैथमेटिक्स का, गणित का, उसमें आपका क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और शॉर्ट और लॉन्ग सब्जेक्टिव मिला के आपको 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के 138 प्रश्न है, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव और बाकी आपके 19 शॉर्ट और लॉन्ग सब्जेक्टिव का हल करना होगा, अर्थात उत्तर देना होगा। तो हम सबसे पहले टारगेट बनाकर आए हुए हैं आज आपका 50% ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोग कसम खा लीजिए कि ये 50% ऑब्जेक्टिव आप तैयारी करके ही जाइएगा, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और 100% ही पूछा जाएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला समय में आप सभी विषयों के लिए धमाकेदार प्रश्न देख पाइएगा। तो चलिए हम अब बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में, जो कि मैथ का पहला प्रश्न क्या है। तो हम इतना गारंटी के साथ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आपका वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, जो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। आपका मैट्रिक में, आपको मैट्रिक परीक्षा में, आपको मैथ में, वस्तुनिष्ठ में आपको 50 नंबर ला कर ही देगा। तो चलिए हम बात करेंगे पहला प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है आपका tan a। देखिए tan हम त्रिकोणमिति में पढ़े हुए हैं, तो tan a बराबर होता है, तो tan थीटा किसके बराबर होता है पढ़े होंगे। तो वहाँ हम लोग देखे होंगे से सेक स्क्वायर थीटा, क्या देखे होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े होंगे। और उसमें आप tan स्क्वायर थीटा जब निकाले होंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ आपको tan स्क्वायर थीटा की बात नहीं करना है, यहाँ बात करना है आपको tan का। किसका बात करना है, tan a का। तो आप ध्यान दीजिए, जब tan a बराबर होता है क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो आपका सही ऑप्शन देख लीजिए क्या है इसमें, तो सही ऑप्शन है आपका बी, अर्थात tan a बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस a का। तो मेरा पहला क्वेश्चन का टारगेट खत्म हुआ। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, दो वृत्तों का व्यास, यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है दो वृत्तों का, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, यहाँ दो वृत्तों का व्यास 9 cm और 7 cm दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न अगर आपको बोर्ड में आए, अगर ये प्रश्न ना भी आए, अगर इस जैसे दूसरा प्रश्न आए, तो देखिए इस तरह के प्रश्नों में आपको अगर व्यास हो चाहे त्रिज्या हो, उससे मतलब नहीं रखना है। यहाँ क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर, यानी जो मान दिया है उसको स्क्वायर कर देना है। तो आप 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। फिर उसी तरह से आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर आपको 49 होता है। इसके मतलब है से अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात होगा 81 अनुपात 49। इसके मतलब है से आपका आंसर सही क्या होगा, आप जान चुके होंगे, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। तो देखिए ध्यान से
देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपको दे रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं होगा तो इसका मतलब है वो क्या होगा, परिमेय होगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी। यानी आपका सही आंसर कितना है, तो देख रहे हैं सही आंसर आपका डी है। क्या है, डी है। अब देखेंगे अगली प्रश्न। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर ले चलते हैं आपको। तो अगली प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगली प्रश्न है 5, 15, 20। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात नीचे दिया हुआ है। मसा और लसा निकालना बहुत आसान बात होता है, जो आप सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको समय पर ध्यान देना होता है। इसलिए थोड़ा शॉर्ट तरीका अपनाएंगे और देखेंगे से किस प्रकार से मसा और लसा निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मसा का रूल्स होता है जो सभी में कॉमन होना चाहिए, यानी सभी में शामिल हुआ ऐसा अंक जो सभी में शामिल होता है वो आपका मसा होता है, और वैसा अंक जो सभी में शामिल नहीं होता है वो आपका लसा, और जो शामिल हो मसा में उसको लेकर गुना कर दीजिएगा तो आपका लसा निकल जाएगा। तो 15, 20 और 5, यानी 5, 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात कितना होना चाहिए, तो आपका लसा और मसा का अनुपात हो जाएगा 12:1। क्या हो जाएगा, 12:1। तो अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 cm और AB बराबर 12 cm है, तो AC का मान क्या होगा। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज का फिगर बनाना पड़ेगा, और त्रिभुज का फिगर बनाना पड़ेगा तो इस टाइप के त्रिभुज का फिगर से नहीं काम चलेगा, आपका काम चलेगा राइट एंगल। राइट एंगल यानी 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के एंगल बना के आपको सबसे पहले इसमें AC का मान निकालना होगा। तो आपको BC और AB दिया हुआ है तो AC के मान खुद से निकालना पड़ेगा। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, हम फिलहाल आंसर बताते हैं, आपको हल करने आता होगा तो हल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हल करना संभव नहीं है, नहीं तो आपको हम हल करके आंसर बताते से क्या होगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा देर के लिए बता देते हैं कि AC निकालने के लिए आपको BC में से AB का मान घटा लीजिएगा रूट के अंदर, अर्थात 13 के स्क्वायर में से आप 12 के स्क्वायर घटाने के बाद आपका रूट के अंदर 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल 5, अर्थात C आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगली प्रश्न। तो अगली प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है किसी वृत्त की परिधि 462 cm है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। किसी वृत्त की परिधि 462 cm है तो उसकी त्रिज्या यानी रेडियस R निकालना है। R बराबर क्या होगा, तो R निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होगा, क्योंकि वृत्त का परिधि दिया हुआ है तो वृत्त का परिधि का ही फार्मूला लगा के और वहां से आप R निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ आपको R हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 73.5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे अगली प्रश्न। तो अगली प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम बता रहे हैं बार बार एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न आपका है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। ध्यान से फिर देखिएगा, द्विघात बहुपद जो वहाँ आपका दिया हुआ है x² + 3x + 2 का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक निकालना बहुत आसान होता है, आप चाहिए तो शून्यक को निकाल सकते हैं AC फैक्टर के गुणनखंड से, चाहे तो शून्यक को निकाल सकते हैं विवेचक D अर्थात B² - 4AC पर, और मूल x - b ± √d बटा 2a, इस फार्मूला को लागू करके भी आप निकाल सकते हैं। तो आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात -1, -2। क्या हो जाएगा, -1, -2। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो अगला प्रश्न है आपका, बोला जा रहा है 3, 5, 4, 3, 2, 1 और 3 का बहुलक क्या है। तो आपको ये प्रश्न तो आसानी से मिनटों सेकंडों 10 से 5 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। समझ लीजिए, इतना से आपको पढ़ने में समय लगेगा वही लगेगा, हल करने में समय नहीं लगेगा। इसलिए समय नहीं लगेगा क्योंकि इस टाइप के प्रश्न बहुलक पूछा जा रहा है। तो बहुलक बनाने के लिए जिसकी संख्या अधिकतम होता है वही आपका बहुलक होता है। तो इसमें हम देख लेंगे कि अधिक बार रिपीट कौन ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट किया है। तो इसमें देखिए, जिसकी संख्या अधिक होगा वही बहुलक होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि
3 बहुत बार रिपीट किया है। 3 कितने बार रिपीट किया है? 4 बार। इसके मतलब है सबसे अधिक है 3, अर्थात आपका बहुलक हो गया ऑप्शन डी। कितना हो गया? 3। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए। आपको सारणी टेबल से सभी मानों का याद कर लेना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर सेक नहीं पूछा जाए तो सेक के बदले में कुछ और मान पूछा जाएगा जो आपको बताना है। तो जब तक आप टेबल को याद करके नहीं जाइएगा एग्जाम में, तब तक आपको बहुत मुश्किल होगा बताना। तो साइन 30 के और सेक 30 के, कोस 30 के, टेन के, कोट सभी का मान आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग पढ़े हुए हैं कोस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो बस समझ लीजिए सेक 30 डिग्री का मान ठीक उसका उल्टा होता है। तो आपका सेक 30 डिग्री का मान ऑप्शन बी अर्थात 2/√3 हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपका है 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब हो जाते हैं जब उनके समान क्या होना चाहिए? समान आकार ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है समान आमाप साइज हो, सी में दिया हुआ है दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है दोनों, यानी 2 त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनके समान आकार होते हैं और समान आमाप अर्थात भुजा उसका बराबर होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन सी अर्थात दोनों हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यहाँ जो दिया है वह अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है? परिमेय संख्या है। तो कौन आपका परिमेय संख्या है? ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आपका ऑप्शन डी अर्थात जो डी दिया हुआ है वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न देखते हैं क्या है। अगली प्रश्न है √3 और √5 क्या है? √3 जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो √5 भी तो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात √3 और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले भिन्न में होता है अंश और होता है हर। तो हरों का गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। जिस हर के गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, अर्थात 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आ जाए, तो समझिए आपका वही दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, अन्यथा वो अशांत है। तो इसका सही ऑप्शन अर्थात 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अर्थात 3/7। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है 2.12112112112 है। तो इस टाइप के प्रश्न आपका क्या हो सकते हैं? तो इस टाइप का प्रश्न आपका अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, क्योंकि इसका विभाजन कभी कट ही नहीं सकता है। तो जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वो कौन सी संख्या होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है √3/√12 क्या है? √3/√12 क्या है? ध्यान से देखिएगा प्रश्न। √3/√12 क्या है? ये आपका परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है √3/√12। 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, अर्थात ऊपर बचेगा रूट के अंदर 1 और नीचे बचेगा रूट के अंदर 4। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसका मतलब आपका ये दिया हुआ प्रश्न क्या है? परिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? दिया हुआ है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। इस टाइप के प्रश्न का शून्यक निकालना बहुत आसान होता है। देखिए किस प्रकार से आसान होता है, थोड़ा सा रफ करके आपको हम बताएंगे। तो x² - 3 बराबर आप क्या मान लीजिएगा? 0। अब x को फ्री करिएगा और जो बाएं में -3 है उसको दाहिने में भेजिएगा और स्क्वायर को भी दाहिने में करिएगा तो रूट हो जाएगा। जब रूट से मान बाहर निकलता है तो 2 मान निकलता है, एक प्लस निकलता है एक माइनस निकलता है। तो प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा? 3 हो
जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आप तो देख ही चुके होंगे। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, अर्थात -√3, +√3। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये अर्थात दिया हुआ प्रश्नों में इसमें बहुपद कौन नहीं है ये आपको देखना है। तो इसमें आपका बहुपद नहीं है, तो इसे तो थोड़ा सा बना के देखना होगा, क्योंकि बहुपद वही होता है जिसका पावर क्या होता है, 2 होता है। वो भी कौन सा बहुपद, तो द्विघात बहुपद। लेकिन यहाँ आपको सीधे पूछा जा रहा है से बहुपद क्या है, यानी बहुपद कौन नहीं है। तो बाकी सब आपका बहुपद है, एक जो रूट में दिया हुआ है ऑप्शन सी वही आपका बहुपद नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। अब देखेंगे अगली प्रश्न क्या है। तो आपका अगली प्रश्न दिया हुआ है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी रेखीय बहुपद व्यंजक क्या है, रैखिक यानी एक पदों वाला बहुपद कौन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 2x - 5। क्या है, 2x - 5। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α जोड़ 1/β के मान क्या होगा। तो इसे भी थोड़ा हल करना पड़ेगा और थोड़ा सा समय आपसे लिया जाएगा हल करने के लिए, लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं इसलिए आपको आंसर बता देते हैं, आप हल करके देख लीजिएगा क्योंकि आप पढ़े होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात -1। क्या है, -1। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है आपका a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2, 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसमें a का मान क्या रख दिया जाएगा कि इसका अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो आपको a का मान क्या रखना पड़ेगा, तो a का मान आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी, अर्थात 3। क्या रखना होगा, 3। अब देखेंगे अगली प्रश्न क्या है। तो अगली प्रश्न आपका है से a के मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5 और नीचे दिया हुआ है 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा मैथ हल करने में समय लगेगा। तो आपको इतना सोचना है से 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है, अर्थात 50 वो आपको एक्स्ट्रा पूछे जाता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है जो आपको अच्छे ढंग से पता हो। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होता है आपको बता देते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 10। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न दिया हुआ है समीकरण x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने पर k का मान क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको बनाकर देखना होगा। तो k के मान निकालने के लिए आपको a1/a2 करना होगा। तो a1 का मान x में छुपा हुआ है 1 हो जाएगा, और उसके बाद b1 के मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, तो b2 यानी a2 के मान आपका 2 हो जाएगा, और बटा में b2 का मान क्या हो जाएगा, तो k हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो k से 1 में गुना करेंगे k, और 5 से 2 में 5 दूनी 10, अर्थात आपका k के मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी 10। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न क्या है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु दोनों समीकरणों का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात अद्वितीय हल। अब देख रहे हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय में दिया हुआ है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात मान क्या होना चाहिए, -2 और कौमा 1/3। अब देखेंगे अगली प्रश्न। अगली प्रश्न है निम्नांकित समुच्चयों में किसके द्विघात समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी यानी अपरिमेय संख्या। क्या होंगे, अपरिमेय। अब कैसे होंगे तो देख लीजिए थोड़ा। x² - 5 = 0, जब x निकालेंगे तो 5 दाहिने में जाएगा प्लस में होगा, और स्क्वायर जाएगा दाहिने में तो रूट होगा, अर्थात √5 आपका कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब देखेंगे अगली प्रश्न क्या है। तो अगली प्रश्न आपका है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो
क्या मान होना चाहिए बताइए, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात -b/2a। अब देखेंगे अगली प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो इस तरह में किसका फार्मूला मान्य होगा वही देखना है आपको। तो ऑप्शन इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात b² बराबर होना चाहिए 4ac। क्या होना चाहिए, b² बराबर 4ac। जब होगा तब हम उसे सही करेंगे। तो b² दाहिने में 4ac है तो बायां में आके माइनस बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे अगली प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो अगली प्रश्न दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के लिए b² यदि बड़ा छोटा है किससे, तो 4ac से, तो मूल होंगे। तो आपका सही उत्तर है सी अर्थात वास्तविक नहीं होगा, इसका मूल का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है क्योंकि d कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न है आपका समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश का 30वां पद निकालो। इस तरह का प्रश्न बहुत आसान होता है क्योंकि आपको प्रथम पद a बराबर 10 दिया हुआ है और सारवा अंट d बराबर हम 7 में से 10 को घटा लेंगे तो -3। आपको निकालना है 30वां पद। तो 30वां पद बराबर क्या हो जाएगा, तो a + 29d। अब इसे हल कर दीजिएगा तो 10 + 29 गुने d का मान कितना हो जाएगा -3। अब गुना कर लीजिए तो 10 + -3 9 27 के साथ हाथ लगा 2 और 3 दूनी 6 व 2 8। अब बताइए 87 में से 10 को घटाइएगा तो -77। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात -77। अब देखेंगे अगली प्रश्न क्या है। तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है -3, -1/2, -2 का 10वां पद क्या है। ठीक जिस तरह से पिछला प्रश्न बताया है उसी तरह से हल कर लीजिएगा, इसका 10वां पद 22 हो जाएगा। अब देखेंगे अगली प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। उसी प्रकार से बना लेंगे समांतर श्रेणी 2 7 10 मतलब 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 47। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC और AD/DB बराबर 5/3 हो तब AE/AC क्या होगा। इसे भी थोड़ा हल करना पड़ेगा, समय लगेगा, इसलिए हम केवल उत्तर बता देते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 5/8। क्या होगा 5/8। अब देखेंगे अगली प्रश्न दिया हुआ है इसे दी गई आकृति में DE समानांतर BC है अर्थात ये जो DE है BC के क्या है समानांतर है। तो इस प्रकार में आपका x का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ हल करने के लिए आप बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। x बटा आप 16 लिख दीजिए, यहाँ इस तरफ का बटा इस तरफ में और बराबर में 34 बटा आप 17 लिख दीजिए और गुना कर लीजिए। तो यहाँ आपको 17x बराबर क्या हो जाएगा 34 गुने 16। x निकालते ही 34 गुने 16 के बाटा में आपका 17 आ जाएगा। तो 17 दूनी 34 अर्थात 2 से 16 में गुना कर दीजिएगा तो 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। तो आपका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात कितना हो गया 32 हो गया। हल करके आपको बता दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है। तो दो समरूप त्रिभुज ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो त्रिभुज ABC एवं DEF में क्षेत्रफलों का अनुपात आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात AB²/DE²। अब देखेंगे अगली प्रश्न है समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 cm है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 cm है। तो त्रिभुजों का दोनों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात हो जाएगा 4:1। क्या हो जाएगा 4:1। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपका क्या है ध्यान से देखिएगा। अगली प्रश्न है आपका
किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अर्थात किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है x निर्देशांक। क्या कहलाता है? x निर्देशांक। अब देखेंगे अगली प्रश्न है बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको चतुर्थांश हम थोड़ा समझाते हैं। इस तरफ का पहला चतुर्थांश होता है, यहाँ वाला दूसरा चतुर्थांश होता है और यहाँ वाला आपको तीसरा चतुर्थांश होता है और यहाँ जो होता है वो चौथा चतुर्थांश होता है। पहले में मान दोनों प्लस होते हैं, दूसरा मान पहला माइनस और दूसरा प्लस होता है, तीसरा का तीनों मान माइनस होता है, यानी दोनों मान माइनस होता है और आपका चौथा होता है पहले प्लस और बाद में माइनस। जब ये आप डायग्राम समझ जाइएगा तो कोई भी प्रश्न हल करना इस टाइप के बहुत आसान होगा। तो आपका 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अर्थात देख रहे हैं -8,6 है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न क्या है? ध्यान से देखिएगा। अगली प्रश्न है बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है? जो पिछला देखे हैं ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद। अब देखेंगे अगली प्रश्न दिया हुआ है किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटि। अर्थात x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। अब देखेंगे अगली प्रश्न बिंदु 1,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा 1, क्योंकि पिछला प्रश्न में हम आपको बताए थे। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। तो अब बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो अगली प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो आप देख रहे हैं से cos थीटा को फ्री करेंगे तो दाहिना में 1 है और √2 में है, गुना में तो बटा में आ जाएगा। अर्थात cos थीटा में किसका मान 1/√2 होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं कि cos थीटा में cos 45 डिग्री का मान ही होता है, जो आपका 1/√2 होता है। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। इसे थोड़ा हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, तो हल कर लीजिएगा। फिलहाल आपका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात cot स्क्वायर a। अब देखेंगे अगला प्रश्न है sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा का मान निकालो। तो थोड़ा सा समय लगेगा, आप हल करके निकाल सकते हैं। तो आपका मान क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, sin थीटा p/h होता है और cos थीटा में आपको चाहिए b/h, तो आपको b निकालना होगा। तो b निकालने के लिए फार्मूला h² - p² लगाएंगे। अर्थात आपका h का मान 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 16 का वर्गमूल 4 और 4 का हो जाएगा कितना? तो 4/5, अर्थात ऑप्शन ए। अब देखेंगे अगला प्रश्न है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो आप पढ़े होंगे, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है और 9 को हम दोनों में से कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कॉमन। तो 9 से 1 में गुना कर लेंगे तो 9 × 1, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपका है 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान क्या होगा? इस प्रश्न को आप सिंपल बना सकते हैं चेंज करके पूरक फार्मूला से। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 2। अब देखेंगे अगला प्रश्न दिया है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 डिग्री का मान आपको √3 होता है। कितना का मान होता है? tan 60 डिग्री के लिए, इसलिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब देखेंगे अगला प्रश्न है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गए स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका संख्या होता है ऑप्शन 2, अर्थात क्या हो जाएगा? 2। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है बिंदु C 0, R के अंतः
एक बिंदु P तो निम्न में कौन सत्य होगा? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा R किससे बड़ा है? तो OP से। तो ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा, R बड़ा है OP से। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कुछ आसान प्रश्न ही होता है, भारी प्रश्न नहीं होता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात 30 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। अब देखेंगे अगली प्रश्न क्या है। तो अगली प्रश्न है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो त्रिज्या R निकालने के लिए हम परिधि का ही फॉर्मूला लगाकर वहाँ R निकाल सकते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7 मीटर। कितना हो जाएगा? 7 मीटर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं क्या होगा? तो आप पता कर सकते हैं कि 4:1 है, तो त्रिज्या क्या होना चाहिए? तो देखिए रूट के अंदर 4 कर दीजिए तो रूट वर्गमूल 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर 1 कर दीजिए वर्गमूल 1, अर्थात 2:1 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात 2:1। अब बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 cm है तो उस वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होना चाहिए? तो वर्ग की भुजा की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला आता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 16, क्योंकि हम पढ़े हैं वर्ग का विकर्ण बराबर तो √2 गुने भुजा क्या होता है? √2 गुने भुजा, इसलिए 16 से गुना हो गया √2 में, तो क्या हो गया? 16√2। अब बढ़ेंगे अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? तो पूर्ण संख्या के माध्य के लिए क्या करेंगे? तो माध्य निकालने के लिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं आपको लिखनी पड़ेगी। तो पूर्ण संख्या हो जाएगा प्रथम 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। अब देखिए इसकी संख्या 5 हो गया और बाटा में 5 दे दीजिए। अब पूरा को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10 और बटा में 5 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा? तो 2 होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्राकृत संख्याओं क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा, फिर हल कर लेंगे। तो प्राकृत संख्या होता है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 और बाटा में दे देंगे 3, तो जोड़ देंगे तो 6 और बाटा में 3 3 दूनी 6, अर्थात सही आंसर हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्या है? ऑप्शन बी सही है 2। आप देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किसी घटना की प्रजिकता नहीं होती है, किसी भी घटना की प्रजिकता माइनस में नहीं होती है, इसलिए -1 इसका सही उत्तर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रजिकता नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रजिकता नहीं होता है? तो इस तरह के प्रश्न में आपको माइनस वाला दिखाई दे वही आपका आंसर हो सकता है। तो -15 आपका नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, एक पासा फेंकने पर क्या है? एक पासा फेंकने पर 3 प्राप्त होने की यानी 3 पाने की प्रजिकता क्या होती है? तो प्रजिकता निकालने के लिए नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस आता है, अर्थात 3 की संख्या 1 और कुल संख्या 6, क्योंकि पासे पे कुल 6 संख्या ही होते हैं। ठीक है। अब देखेंगे अगली प्रश्न क्या है। तो अगली प्रश्न आपका है, ध्यान से देखिएगा, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रजिकता क्या, यानी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपका 1 3 और 5 हो जाएगा। इसकी कुल संख्या हो जाएगा 3 और आपका पासे की कुल संख्या हो जाएगा 6। तो 3 दूनी 6, अर्थात आपका आंसर आ गया 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एस 1/2। आशा करते हैं कि आपको सभी सब ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर अगला ऑब्जेक्टिव आपका अगला वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद।